नमस्कार। आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिक्स विद प्रशांत। प्रशांत टंडन को आप सब लोग जानते हैं, अपने तीखे पॉलिटिकल व्यूज के लिए जाने जाते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उस तरह के जर्नलिस्ट हैं, उस जमाने के जर्नलिस्ट हैं कि आज जो गोदी मीडिया पूरा का पूरा बना हुआ है, ना उसमें उनके लिए जगह है, ना उनके पास उनके लिए समय है। तो अल्टरनेटिव मीडिया पे लगातार सक्रिय प्रशांत अपने राजनीतिक मुद्दों पर अपने तीखे कमेंट्स के लिए जिस तरह से जाने जाते हैं, हमने उनसे कहा कि हमारे साथ हफ्ते में 1 घंटे आधे घंटे बैठिए और हम लोग बात करेंगे उस हफ्ते की किसी खास पॉलिटिकल घटना पे। तो आप जानते हैं कि आज विपक्षी एकता की कोशिशों के लिए कई सारे विपक्षी दल पटना में इकट्ठा हुए हैं और उसको लेकर बहुत सारे तमाशे, बहुत सारे कमेंट्स और टॉन्ट्स भी शुरू हो गए हैं। तो आज प्रशांत भाई से हम लोग इस पर ही बात करेंगे। वेलकम प्रशांत, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छी पहल है अशोक, ये और अच्छी पहल है। और ये अच्छी पहल इसलिए है क्योंकि देखिए बहुत सी बातें नहीं हो रही हैं। हम लोग कुछ अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, और समाज में जिस तरीके का जुड़ाव है, बड़ी आंखें खुली हुई हैं, पैर जमीन पर हैं और कान भी साफ हैं, तो उससे एक दृष्टिकोण अलग तरीके का हम लोगों के पास होता है। और बड़े अफसोस के साथ अभी आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव मीडिया, तो ये जो ऑल्टरनेटिव मीडिया एक इवॉल्व हुआ है डिजिटल मीडियम में, ये ऑल्टरनेटिव मीडिया भी ऑल्टरनेटिव व्यूज नहीं दे रहा है, वैकल्पिक बहस विमर्श नहीं आ रहा है। तो धीमे धीमे हमारे जो दर्शक हैं जुड़ेंगे तो हम लोगों से, हमारे विचारों से और हमारे विश्लेषण से परिचित होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अल्टरनेटिव मीडिया के नाम पर भी जितना कुछ बना, कई बार ऐसा लगता है कि रिएक्शन मीडिया ज्यादा हो गया है। वहां से एक एक्शन होता है, इधर से रिएक्शन ज्यादा होता है। तो हमारी कोशिश होगी हम किसी पर रिएक्शन ना करें, अपनी बात करें। जो पॉलिटिकल घटनाएं हो रही हैं उनकी अपने तरीके से हम उसको कैसे देखते हैं, उसकी क्या एनालिसिस है, उस पर हम बात करें। तो ये विपक्षी एकता के सवाल पर सीधे आ जाता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने योगेंद्र यादव का एक इंटरव्यू किया था और योगेंद्र यादव ने उस समय इंटरव्यू में कहा था कि विपक्षी एकता को लेकर जितनी बात होती है उतनी जरूरत नहीं है। बहुत कम जगह हैं जहां वाकई एकता की जरूरत। उन्होंने उदाहरण दिया था कि बताइए मध्य प्रदेश में कौन सी एकता होगी, कर्नाटक में कौन सी एकता होगी, राजस्थान में कौन सी एकता होगी, और जहां एकता की जरूरत है, महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, वहां पहले से गठबंधन है। फिर इस पहल का क्या मतलब है? हाँ जी, मैं योगेंद्र यादव जी से आंशिक रूप से जरूर सहमत हूँ कि, और मैं अभी जब आगे बात होगी तो मैं सिलसिलेवार सीटों की संख्या देकर बताऊंगा कि कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं है, और ये जो पटना में जमावड़ा लग रहा है इसका मतलब क्या है। लेकिन सब कुछ हो रहा है अशोक 2024 के लिए, और 2024 भारत के लिए, मैं भारत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोकतंत्र या संस्थान या मीडिया या समाज के लिए नहीं, भारत एक देश के तौर पे एक मील का पत्थर होगा। तय होगा कि यहां से भारत की आगे की यात्रा कैसी होगी। क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश, संविधान लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र रहेगा, या भारत एक पूरा मणिपुर जैसा सिचुएशन बन जाएगी। मणिपुर में क्या हो रहा है, एक बिना मतलब की अफवाह पर, भ्रांति पर एक असुरक्षा का वातावरण है दोनों कम्युनिटीज में, और उस असुरक्षा के, यानी जो असुरक्षा है नहीं, उसका केवल हवा है उसकी, उस हवा पर इतने लोग मर गए, इतने चर्च जल गए, इतने घर भी बिखर गए, और प्रधानमंत्री बिना कुछ बोले अमेरिका चले भी गए। तो ये मणिपुर का जो स्थिति आप देखिए कि भारत के स्तर पर भी यही हो रहा है कि फला कौम मेजॉरिटी बन जाएगी, हिंदू माइनॉरिटी बन जाएंगे, तमाम तरीके की असुरक्षा की भावना भरी पड़ी है। तो इसलिए 2024 का चुनाव बहुत अहम है भारत के लिए। अब मैं विपक्षी एकता वाले मामले पे आता हूँ। विपक्षी एकता, जैसे आपने कहा, मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं 2019 के आंकड़ों का रेफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
वो इसलिए नहीं दूंगा कि 2019 का जो चुनाव हो रहा था, जनवरी के तक जो आंकड़े आए उसमें आप देखिएगा कि जो सर्वे हुए थे उसमें एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। 14 फरवरी को पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट हुआ और अपोजिशन पार्टीज ने के पास कुछ बचा ही नहीं, उनके पास विमर्श, और वो वॉकओवर हो गया। तो 2019 के आंकड़े का रेफरेंस जो है वो उचित नहीं होगा। लेकिन ये जो विपक्षी एकता का पूरा मामला है, ये देखिए सामाजिक एकता का मामला है। ये केवल पार्टियां नहीं है, इन पार्टियों के पीछे आप देखिए कि जो क्षेत्रीय दल हैं उन सब के पीछे एक समाज है। कांग्रेस के पीछे एक समाज खड़ा है, वो समाज की एक कोई अपनी जवाबदेही है, कोई अपनी मान्यताएं, एक वैल्यू सिस्टम है। तो ये तमाम समाज मिल रहे हैं पटना में। और पटना तो आप जानते हैं कि कितना ऐतिहासिक है कि वहाँ पे जून के महीने में ही जयप्रकाश नारायण ने ये बात कही थी दिनकर के शब्दों में कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पटना में कुछ ऐसा होगा या क्या निकलता है, हम लोगों को इंतजार है उसका। तो पटना बहुत रोचक होगा। क्या क्या लगता है आपको, एक पत्रकार के तौर पे पटना कितना रोचक होगा? नीतीश कुमार जी हैं जिनको पलटू राम भी एक जमाने में इन्हीं लोगों ने कहा है, कभी बीजेपी के साथ गए, कभी यहाँ आए। लग क्या रहा है आपको? वो नेतृत्व में हैं, उन्होंने जाके सबसे बातचीत की है। तेजस्वी बहुत एक्टिव है। अभी कल एक न्यूज आई कि तेजस्वी गए तो उन्होंने तमिलनाडु में स्टालिन को मनाया, वरना स्टालिन राजी नहीं थे। तो क्या लगता है क्या होगा सारा कुछ? देखिए, स्टालिन के अपनी कोई कमिटमेंट्स थे, मैंने उस खबर को उस तरीके से नहीं देखा। और मायावती, जब हम लोग बात कर रहे हैं, मायावती जी का एक ट्वीट आ चुका है, ट्वीट आया है बिल्कुल पटना के बारे में। हाँ, तो ये सब की दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, मायावती जी ने अपने ट्वीट में लिखा है। हाँ, ये सब चीजें देखिए होंगी। ये क्षेत्रीय पार्टियां अभी जानती हैं कि अगर 2024 में मोदी साहब वापस आ जाते हैं तो ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को झेल कर अभी तक बच गए हैं, वो बच नहीं पाएंगे। कांग्रेस की तो सरकारें हैं, अपनी सरकारें हैं, कर्नाटक में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, गठबंधन में सरकारें हैं, झारखंड, तमिलनाडु में। तो कांग्रेस तो सरवाइव कर जाएगी, बड़ी पार्टी है, सरकारें भी हैं। क्षेत्रीय दल के लिए बड़ी मुश्किल होगी इस माहौल में। यानी आप एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ये कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन है वो क्षेत्रीय दलों के लिए ज्यादा जरूरी है। अभी तक उल्टा कहा जाता था। उनकी दो मजबूरियां हैं। देखिए, एक मजबूरी तो सर्वाइवल की है, और वो मोदी साहब के जो सिस्टम है, मोदी और अमित शाह का, उससे है, वो बचेंगे नहीं। और ये सच बात भी है। इसलिए आप देखिए कि एनडीए पूरा खाली हो चुका है। एनडीए में आज की सबसे बड़ी जो बीजेपी के बाद जो पार्टी है वो एक नाथ शिंदे की पार्टी है, 13 मेंबर के साथ, जो गुवाहाटी के रिसोर्ट में बनी है, चुनाव जीत के नहीं बनी है जी। वो सबसे बड़ा घटक दल है वहां पे बीजेपी के बाद। तो एनडीए पूरा साफ हो चुका है, वो वाजपेयी जी वाला एनडीए है नहीं। और कोशिश हो रही है एनडीए को वापस खड़ा करने की। अभी चंद्रबाबू नायडू से बात करके आए हैं अमित शाह जी, लेकिन वो कोशिशें कितनी कामयाब होंगी और वो कितना रह गए हैं इनकी मदद के लिए, कितने काबिल रह गए हैं, वो एक आगे की बात है। एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि दूसरी जो मजबूरी है क्षेत्रीय दलों की, देखिए क्षेत्रीय दलों का जो उभार हुआ है पिछले 20-25 साल में, आप उसमें दो बड़ी खास वजह हैं। एक, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में ओवर सेंट्रलाइजेशन, जो अब मोदी साहब के दौर में दोबारा हो रहा है। तो जो फेडरल फीलिंग थी उसका मैनिफेस्टेशन, अपनी आजादी थी, हाँ, उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका एक्सप्रेशन है कि आज देखिए कि लगभग सभी
गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी है और कुछ राज्यों में तो विपक्षी पार्टियां भी क्षेत्रीय हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियों का आधार सिकुड़ गया गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में। जी। बीजेपी भी 80% हिंदी भाषी क्षेत्र से ही आती है। तो साउथ से तो लगभग गायब हो गई है। हाँ, यही वजह है, बड़ी वजह है। दूसरी एक वजह यह है अशोक कि कर्नाटक के इलेक्शन में एक बड़ा खास ट्रेंड नजर आया है और वो ट्रेंड पहले से नजर आ रहा था कुछ उपचुनावों में। सागर डीजी में चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, वामपंथी पार्टियों के हारने के बाद वो सीट जिसमें मुस्लिम इन्फ्लुएंस वाली सीट है वो सीट ममता बनर्जी के पास थी। वो सीट कांग्रेस और वामपंथी दल के गठबंधन ने जीत ली, बड़े मार्जिन से जीत ली। ऐसी सीट एक महाराष्ट्र में पुणे के पास कस्बा पेट में हुआ। कस्बा पेट लंबे समय के बाद वो कांग्रेस के पास वो सीट गई। उसके बाद आप देखिए कि जो उपचुनाव यहाँ पे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ गया उत्तर प्रदेश में। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आपको यही ट्रेंड दिखाई दिया और कर्नाटक के चुनाव ने इस पे मोहर लगा दी। अब मैं बता रहा हूं कैसे लगा दी। 23 मुस्लिम उम्मीदवार दिए जनता दल एस ने, सेकुलर ने, जेडीएस ने। 23 के 23 हार गए। ओवैसी भी तो लड़ रहे थे। एसडीपीआई ने 16 दिए, 16 के 16 हार गए, जमानत जब्त हो गई। अच्छा। ओवैसी साहब की पार्टी ने 2 उम्मीदवार दिए, दोनों हार गए। उनका वोट शेयर है 0.02%। कांग्रेस ने 15 उम्मीदवार दिए, 9 जीते। तो आज की तारीख में 9 मुस्लिम उम्मीदवार हैं कर्नाटक की विधानसभा में और 9 के 9 कांग्रेस से हैं। तो ये एक बड़ा साफ ट्रेंड नेशन वाइड दिखाई दे रहा है कि कम से कम मैं समझता हूं कि 20-22 साल बाद मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया था उत्तर, और मोदी साहब के बने रहने की यही एक वजह भी रही कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी बीएसपी को वोट देता रहा, बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी को वोट देता रहा, उड़ीसा का मुसलमान बीजेडी को वोट देता रहा, तेलंगाना का मुसलमान टीआरएस या बीआरएस को, अब हो गई बीआरएस को वोट देता रहा, और दिल्ली का मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट देता रहा। और इन सारे इलाकों में जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, उनका तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, धोखा खाए वो। उनके पास उनके घरों पर जब बुलडोजर चले तो कोई खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल। त्रिपुरा जल गया, ममता बनर्जी नहीं बोली। दिल्ली चला, केजरीवाल साहब नहीं गए। बुलडोजर चले उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव। केजरीवाल की चर्चा चली है प्रशांत भाई, तो ये बताइए कि ये जो गठबंधन बन रहा है, केजरीवाल भी उसका हिस्सा है? नीतीश जी मिले तो थे। वही आप देखिए कि उन्होंने ट्वीट किया कि वो राहुल गांधी और खड़गे साहब से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट मांगा है। ये केजरीवाल जो अभी गुजरात में ये कह रहे थे कांग्रेस है ही नहीं, खत्म हो चुकी है, उन्होंने घोषणा कर दी थी कांग्रेस के समाप्ति की गुजरात में। तो ये जो मुस्लिम फैक्टर है जिसकी चर्चा आमतौर पर नहीं हो रही है, लगभग पूरे देश में 145 सीटें हैं जहां इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सी सीटें हैं जहां पे 2 कम्युनिटी मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर ये मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा तो क्या भाजपा के लिए फायदेमंद नहीं होगा? हिंदू ध्रुवीकरण नहीं हो जाएगा रिएक्शन में, जो हमेशा होता रहा है? तो है, ऑलरेडी है। यानी मुस्लिम के विरोध एक ध्रुवीकरण ऑलरेडी है। मैं केवल बात कर रहा हूं कि वो मुसलमान का जो ध्रुवीकरण था मुस्लिम के विरुद्ध, वो तो बीजेपी को मिलता रहा, आगे भी हो सकता है मिलेगा, कमी आएगी कुछ, लेकिन मुस्लिम्स का वोट क्षेत्रीय दलों को जाता रहा और वो वोट बढ़ता रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत कम हो गया। मजबूरी क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की अब ये हो गई है कि अगर वो नहीं मिलाएंगे तो उनका एक बड़ा स्लाइस, तराजू में बड़ा वजन रखता है मुस्लिम वोट, खासकर सेकुलर स्पेस में, वो अगर हटेगा
तो उनके लिए मुश्किल होगी। और हम कर्नाटक के इलेक्शन में देख चुके हैं, सागर डिगी में देख चुके हैं, हम कस्बा पेट के चुनाव में देख चुके हैं, हम दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में देख चुके हैं। लेकिन एक तर्क ये दिया जाता है कि अगर मुस्लिम जनता एक सेकंड मुस्लिम जनता बी टीम को पहचान रही है अब। ओके, अब वो बी टीम के साथ नहीं खड़ा होना चाहती। जी अब बताओ। लेकिन एक तर्क ये दिया जाता है कि अगर 1-1 मुकाबला होगा तो बीजेपी फायदे में रहेगी। बहुत लोगों ने ये तर्क दिए हैं। देखिए, जो पटना में हो रहा है वो ये हो रहा है कि कम से कम 450 सीटों पर 1-on-1 कैंडिडेट आए। उसकी कवायद पूरी ये है। अब उसमें कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़े और कांग्रेस को कहा जाए कि कितनी सीटों पे ना लड़े। तो अगर ये बैठक कर्नाटक के पहले हुई होती तो शायद कांग्रेस कम पे मान जाती। अब कांग्रेस कम पे मानेगी नहीं, ये एक टसल होगा। उस पर क्या एग्रीमेंट होता है वो अलग बात है। देखिए, 261 सीटें हैं जहां कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है, 1-on-1। इन 261 सीटों पे कांग्रेस या तो नंबर 1 रही है, नंबर 2 रही है। लगभग 200 सीटें हैं। कांग्रेस इन 200 से ऊपर सीटों पे लड़ेगी। कम से कम 300 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। तो एक तो ये है। दूसरा कि इसमें जो जहां 1-on-1 कांग्रेस बीजेपी है, वहां पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत हाई है, 80% है। तो ये कांग्रेस को अपने अंदर देखना होगा कि 1-on-1 फाइट में वो कितना इंप्रूव कर सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, सपा के साथ समझौता हुआ था, फिर सपा का बसपा के साथ समझौता हुआ, दोनों असफल रहा। जी बिल्कुल। तो अब ये देखिए, वो उसमें कि वोट शिफ्ट कितना हुआ, किसको नहीं हुआ, और बड़ा कंफ्यूजन था समाजों में। देखिए, आप दिल्ली में बैठकर, लखनऊ में बैठ के समझौता कर लेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव मिलके, खड़गे साहब और कोई पार्टी के नेता मिल गए, लालू जी मिल गए, जब तक कार्यकर्ता साथ में नहीं मिलेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, नीचे जो आपके अलग अलग वोट बैंक हैं उनका आपस में समझदारी नहीं होगी, तब तक ये केवल स्टेट कैपिटल्स में बंद कमरों में समझौते कामयाब नहीं होते। तो कांग्रेस और सपा का जो समझौता कामयाब नहीं हुआ, उसके पीछे कारण यही था कि वो ग्राउंड लेवल पे वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना। तो एक दूसरी चीज जो देखिए, लगभग 200 सीट पे कांग्रेस 1-on-1 बीजेपी से है। वहां पे कांग्रेस कहती है कि हमको किसी समझौते की जरूरत नहीं है। अब 148 सीटें हैं अशोक, जहां पे कांग्रेस का ऑलरेडी समझौता है, जो योगेंद्र यादव जी बात कह रहे थे। इसमें बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर है। बिल्कुल। ये 148 सीटें हैं और 27% है लोकसभा का। ये कांग्रेस का जो स्टेट लेवल पे है, जैसे महाविकास अघाड़ी है या महागठबंधन बिहार में है या झारखंड में है, ये अलायंसेस की सरकारें चल रही हैं। तमिलनाडु में अलायंस की सरकार चल रही है। तो वहां पे केवल सीट एडजस्टमेंट या माइक्रो लेवल पे बातचीत होनी होगी। ये 148 सीट का कांग्रेस का ऑलरेडी है। तो 262 और 148। हाँ, अब एक जो बात नीतीश कुमार जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए वो एक्सरसाइज 185 सीटों की है। वो 185 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी बात कर रहे थे 80 सीटें हैं, बंगाल की 42 सीटें हैं, उड़ीसा की 21 हैं, तेलंगाना की 17 हैं और आंध्रा की 25 हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी और बीजेडी, टीआरएस या बीआरएस सब, और टीडीपी और वाईएसआरपी, ये पार्टियां हैं। नीतीश कुमार मूलतः इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। वो कितनी कामयाब होती है नहीं होती है, ये हमको पटना में देखना होगा। तो कुल मिला के अशोक जी, पटना से जो हमको खबर का इंतजार है वो ये है कि 450 सीटों पे, 450 सीटों पे 1-on-1 लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं।
कांग्रेस कितने कम पे राजी हुई है और इसका शेप क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पवार साहब ने अपने आप को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त किया है हाल फिलहाल। शायद पवार साहब इस गठबंधन का अगर कोई नाम होगा और कोई शेप होगी तो पवार साहब उसको लीड करेंगे और नीतीश कुमार उनके कन्वीनर होंगे। ये मुझे एक शेप इमर्ज होता हुआ दिख रहा है पटना से। तो प्रशांत, मेरी चिंता ये है, दो, पहला तो आपने जो कहा कि गठबंधन अगर दिल्ली दिल्ली में, लखनऊ लखनऊ में हो जाएगा, कार्यकर्ताओं का आपस में गठबंधन नहीं होगा तो इसका परिणाम वैसा नहीं निकलेगा जैसा परिणाम आप चाहते हैं। और दूसरी चिंता यह है कि मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति हम देखते हैं कि बंगाल में सीपीएम, टीएमसी और कांग्रेस तीनों का कोई गठबंधन हो जाता है। क्या जनता इस गठबंधन को स्वीकार करेगी? आपस में जिस तरह से लड़ाइयां हुई हैं, आपस में जिस तरह से एक दूसरे के लिए बयान आए हैं, क्या जनता इस गठबंधन को कहीं से स्वीकार करेगी? मुझे नहीं लगता। मैं इसको लेके बहुत चिंतित हूं कि जब आपने 5 साल, पिछले 10 साल, 15 साल एक खास किस्म की पॉलिटिक्स की है और अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को आपने मोबिलाइज किया है, ओपिनियन मोबिलाइजेशन किया है। अब उनको आप कहेंगे कि कल से आप ये नहीं वो करो, इसको जिंदाबाद करो, उसको मुर्दाबाद करो, तो ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, जितिन प्रसाद के लिए आसान है। वो जो कार्यकर्ता है, जो समाज में जुड़ा हुआ है, जो रोज चाय की दुकान में बैठता है, उसका घर परिवार समाज उससे सवाल पूछता है, उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो ये एक बड़ी टेढ़ी खीर है जो करनी है। तो इसलिए ये जो 185 सीटों का मैं आपको बता रहा हूं, ये 185 सीटें बहुत मुश्किल है। ये चैलेंज है, चुनौती यही है जो नीतीश कुमार इतने दिनों से काम कर रहे थे। अब उन्होंने क्या काम किया है, पर्दे के पीछे काम किया है, बंद कमरों में बात किया है, क्या चीज़ें हैं, वो पटना में या पटना के बाद धीमे धीमे रिवील होगा। लेकिन चिंता मेरी है अशोक की वो इतना आसान नहीं होता है। आप देखिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जी प्लीज, समाजवादी पार्टी और बीएसपी कैसे, मतलब उनके कार्यकर्ता एक शामियाने के नीचे कैसे बैठ सकते हैं, एक पोलिंग बूथ में कैसे टेबल एक लगा के बैठ सकते हैं? बड़ा समय लगेगा। और उसमें एक संभावना है कि वो बसपा का व्यक्ति जो है सपा को वोट देने की जगह भाजपा को वोट देना पसंद कर लेगा, तृणमूल का व्यक्ति जो है वो सीपीएम के आदमी को वोट देने की जगह भाजपा को वोट देना, क्योंकि हमने देखा है इस तरह का वोटिंग पैटर्न वगैरह हमने देखा है। तो ये भी एक संभावना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो जाए। हाँ, लेकिन देखिए मैं इस पे मतलब एक तो ये तो कोर अंक गणित का मामला है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मेरा जो जाति अनुभव है 1989 के चुनाव से लेके अब तक के सभी चुनाव हमने देखे हैं बतौर पत्रकार। मेरा जो निजी अनुभव है अशोक वो ये है कि चुनाव बहुत शोर मचता है, बहुत पत्रकार लिखते हैं इस बारे में, पन्ना प्रमुख, माइक्रो मैनेजमेंट, कांग्रेस के पास बूथ मैनेजमेंट के लोग नहीं हैं, बहुत कुछ लिखा जाता है इस बारे में। चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट पे नहीं जीता जाता। चुनाव होता है मुद्दों पे, चुनाव होता है परसेप्शन पे, चुनाव होता है विमर्श पे, नैरेटिव पे। कर्नाटक का एग्जाम्पल आपके सामने है। कोई, मैं आज भी कह रहा हूं आपसे, मैं कर्नाटक में 8 दिन 9 दिन रहकर आया चुनाव के वक्त। कोई तुलना नहीं है बीजेपी की और कांग्रेस की आज भी संसाधनों के मामले में, संसाधनों के मामले पे। तो लेकिन संसाधन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि चुनाव जनता ने लड़ा। वो जो विमर्श थे, चाहे वो नंदिनी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, नंदिनी वर्सेस अमूल का हो, या दूसरे और मुद्दे हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो हावी रहा, 30% सरकारा का मुद्दा हो, ये मुद्दे हावी रहे। तो मुद्दे चुनाव जिताते हैं, विमर्श चुनाव जिताता है। विपक्ष के लिए पटना में जब ये जमा हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा
कि उस नारे की खोज करें, उस विमर्श को सामने लाएं जिस पे 2024 का चुनाव ये लड़ेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो मैनेजमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली जहां हम लोग रह रहे हैं अशोक, दिल्ली में जितना आरएसएस का जाल है नागपुर में नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं 3 बार से 4 बार से दिल्ली में। बिल्कुल। और उसके पहले शीला दीक्षित ने 3 चुनाव जीते थे। आज जिसकी उम्र दिल्ली में रहता है, दिल्ली का जिसकी उम्र 30 साल है, उसने तो बीजेपी की सरकार ही नहीं देखी दिल्ली में। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें पन्ना प्रमुख कहाँ प्रधानमंत्री चला के जाता चेहरे है? वाला सवाल जुड़ेगा? या नहीं। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ। देखिए, चेहरे का जो सवाल है ना, ये मीडिया में आता है, और ये मीडिया में बीजेपी लेकर आती है, आरएसएस लेकर आती है, क्योंकि उनको सूट करता है। लेकिन चेहरों पर, यानी पीएम कैंडिडेट पर भारत ने बड़ी सरकारें नहीं बदली हैं, बल्कि इसका उल्टा हुआ है। इंदिरा गांधी के सामने चेहरा कौन था? कोई नहीं। राजनारायण थे। इलाहाबाद में उनको हराया था मुकदमा, और रायबरेली चुनाव हराया था। राजनारायण थे हीरो उस चुनाव के। बिल्कुल। या जॉर्ज फर्नांडिस हीरो थे, जो जेल में रहकर एक रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। ये हीरो थे 77 के चुनाव के। प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई। बिल्कुल। आप देखिए कि जब 2004 में वाजपेयी जी, इतने बड़े नेता, इतने लोकप्रिय नेता और इतने टॉल फिगर, चुनाव हार गए। सामने कौन था? मनमोहन सिंह को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा गया था। बिल्कुल नहीं लड़ा गया था। ठीक बात है। देवेगौड़ा कोई प्रधानमंत्री पद के फिगर नहीं थे। राजीव गांधी के सामने वीपी सिंह जरूर थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, क्योंकि उनके पास तो पार्टी ही नहीं थी। उनकी तो पार्टी ही बाद में बनी। वो तो पार्टीलेस राजनीति कर रहे थे। जनमोर्चा पार्टी नहीं था, जनता दल बाद में बना। बिल्कुल। तो भारत की जनता ने चेहरे कभी नहीं देखे हैं बड़ी सरकारों को गिराते वक्त। उन्होंने सरकारों को गिराया है, चेहरे बाद में आए। तो मुझे लगता है कि आज की बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। और मोटा संदेश, मोटी बात जो प्रशांत भाई कह रहे हैं, जो मेरी समझ में आ रही है कि कल का हमें देखना पड़ेगा गठबंधन की मीटिंग में क्या निकल के आता है। अगर 1 to 1 भी होता है या 1 to 1 नहीं भी होता है, तो भी सीधे किसी निष्कर्ष पर कि 1 to 1 हो गया तो जीत जाएंगे, 1 to 1 नहीं हुआ तो हार जाएंगे, इस तरह के निष्कर्ष पर अंकगणित पहुंचाता है। और चुनाव अंकगणित से नहीं होते हैं, चुनाव होते हैं मुद्दों पर। अगर वो नारा ढूंढने में, अगर वो पॉइंट्स ढूंढने में विपक्ष कामयाब रहा, जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए कह लीजिए, एनडीए को पिन पॉइंट कर सके, जैसा कि कर्नाटक में हुआ, तब हम एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं, तब हम एक अच्छे संघर्ष की उम्मीद कर सकते हैं। हर हफ्ते हम आते रहेंगे आज ही के दिन, शुक्रवार के दिन, ऐसे ही किसी इशू पर अपनी चर्चा लेकर, पॉलिटिक्स विद प्रशांत में। शुक्रिया।